जगह, इन तीनों जगह पे इस तरह की बराबर झड़पें होती रहती हैं। बलूचिस्तान कभी भी नहीं चाहता था पाकिस्तान का अंग बनना, शुरू से वो लोग खिलाफ थे। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट, बहुत बड़ा फोर्स बन चुकी है। ये आज़ादी की डिमांड है। मुझे नहीं लगता कि इसको कभी भी वो रोक पाएगा पाकिस्तान। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो। आज के शो में हम हाल लेंगे देश की संसद का, जहां बात ठोकने तक चली आई, बात माननीयता की ट्रेनिंग की होने लगी और मर्यादा लांघ जाने वाली बातें भी कही गई। फिर जिक्र चला औरंगजेब का। स्थितियां इतनी गंभीर कि आज पीठासीन से कोई नहीं बचा, न विपक्ष न पक्ष। इस खबर पर चर्चा के बाद रुख करेंगे मॉरिशस का, जहां पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जिक्र सुप्रीम कोर्ट का होगा, जहां एक सीनियर जज ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई। बात दिल्ली की जहरीली हवा की भी होगी, लेकिन सबसे पहले आज रुख करते हैं पाकिस्तान का। Brought to you by ITEL and American Pistachios. पाकिस्तान में 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस नाम की ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया। इसके पीछे बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA और मजीद ब्रिगेड का नाम आ रहा है। ये दोनों पाकिस्तान के उग्रवादी संगठन हैं। दरअसल पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन नाम का एक दर्रा पड़ता है। यहाँ से गुजरने वाली ट्रेनें एक सुरंग से होकर गुजरती हैं। ऐसी ही एक टनल में जाफर एक्सप्रेस को 11 तारीख की दोपहर रोक लिया गया। ये ट्रेन क्वेटा से पेशावर की तरफ आ रही थी। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ट्रेन में 450 से 500 लोग मौजूद हैं। खबरों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी की BLA और मजीद ब्रिगेड के लोगों से मुठभेड़ भी हुई, जिसमें कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। BLA ने चेतावनी दी कि अगर उनके खिलाफ किसी भी तरह का सैन्य अभियान चलाया गया तो वे सभी बंधकों को मार देंगे। हाईजैक के बाद जारी बयान में BLA ने कहा, हमारे लड़ाकों ने मशकफ, धादर, बोलन में योजनाबद्ध ऑपरेशन को अंजाम दिया। हमारे सैनिकों ने रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया, जिससे जाफर एक्सप्रेस को रुकना पड़ा। लड़ाकों ने तेजी से ट्रेन पर नियंत्रण कर लिया और सभी यात्रियों को बंधक बना लिया है। अगर सेनाएं कोई कार्रवाई करती हैं तो रक्तपात होगा और इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान की सेना की होगी। सवाल उठता है कि ये BLA और मजीद ब्रिगेड क्या है। दरअसल पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में रहने वाले लोगों का कहना है कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद वे एक आज़ाद देश के तौर पर रहना चाहते थे, लेकिन उनकी मर्जी के बिना उन्हें पाकिस्तान में जबरन शामिल कर दिया गया। इस वजह से बलूचिस्तान में सेना और आम लोगों का संघर्ष शुरू हुआ। आज़ादी की मांग को लेकर कई उग्रवादी गुट खड़े हुए। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन तमाम संगठनों में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी सबसे ताकतवर संगठन है। ये बलूचिस्तान को पाकिस्तान सरकार और चीन से मुक्ति दिलाना चाहता है। उनका मानना है बलूचिस्तान के संसाधनों पर उनका हक है। पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को 2007 में आतंकी संगठन की सूची में शामिल किया था और मजीद ब्रिगेड BLA का ही एक स्क्वाड है जो मूल रूप से आत्मघाती हमलों में माहिर है। 2011 में इसका गठन किया गया। नामकरण पूर्व पाकिस्तानी PM जुल्फिकार अली भुट्टो के गार्ड मजीद लंगोव के नाम पर, जिसने भुट्टो को मारने के आत्मघाती प्रयास में खुद की जान गंवा दी। हालांकि इस हमले में भुट्टो नहीं मरे। इस अटैक पर हमने एक्सपर्ट से बात की है, सुनते हैं उनकी राय। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट, बहुत बड़ा फोर्स बन चुकी है। और भी वहाँ पे मिलिटेंट ग्रुप हैं, बलोच क्या कहते हैं लिबरेशन फ्रंट और दूसरे, ये सब सेकुलर ग्रुप हैं। वहाँ पे इस्लामिक ग्रुप भी हैं बहुत से, और वो ये इस्लामिक ग्रुप पहले इनको सपोर्ट किया जाता था, पाकिस्तान इस्लामिक ग्रुप को फ्लोट करके, ताकि सेकुलर मूवमेंट को सप्रेस कर दिया जाए, मगर अब दोबारा से ये रीइमर्ज कर गए। अफगानिस्तान से बॉर्डर होने की वजह से इनके पास काफ़ी अच्छे वेपन भी, इनको जो अमेरिकन वहाँ छोड़ के आए थे, ये कुछ ख़रीद लेते हैं, कुछ इनको मिल जाते हैं, और वहाँ पे ट्रेनिंग भी। ये एरिया जो है बहुत रगेड है, और फिर उसके अलावा पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे ये ट्रेनिंग चुपचाप ले लेते हैं ज़्यादा। तो अब ये है कि ये आज़ादी की डिमांड है। मुझे नहीं लगता कि इसको कभी भी वो रोक पाएगा पाकिस्तान। ये बढ़ती चली जा रही है। दमन की नीति है पाकिस्तान की। हजारों लोग जेल में हैं, वो पता नहीं कितने लाख लोग ये मार चुके हैं। पाकिस्तान की सेना केवल एक चीज जानती है कि दबा दो,
बात करो, उसको मैसिव रिप्रेशन वहाँ पे जारी है। अब ये इन्हीं ने ट्रेन हाईजैक की है। मैं समझता हूँ इसकी इनकी डिमांड होगी कि जो इनके कॉमरेड्स जेल में हैं उनको छुड़ाने के लिए ये डिमांड की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम पर विस्तार से हमने आज के दुनियादारी में बात की है। दुनियादारी लल्लन टॉप का दुनिया भर की खबरों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम है, आप जरूर देखा करें। अगर आप चाहें तो इस शो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। अब अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं, देश वापस आते हैं, बात करते हैं संसद की गतिविधियों की। That's the power of the statue. बजट सत्र का दूसरा चरण, एक और दिन लोकसभा में फिर से हंगामा, विपक्ष की तरफ से नारेबाजी। सपा के सांसद धर्मेंद्र यादव खड़े होकर नारे लगा रहे थे और तभी उन्हें स्पीकर ओम बिरला ने यह सलाह दी। धर्मेंद्र जी, सबको खड़ा होकर ज्ञान मत दो, सब ज्ञानवान है। लोकसभा में एक और मौका आया जब तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी बोलने के लिए खड़े हुए। वो मनरेगा पर सवाल पूछ ही रहे थे कि ट्रेजरी बेंच यानी सत्ता पक्ष की तरफ से टोका टाकी हुई। बात आगे बढ़ी और भाजपा सांसद और मंत्री गिरिराज सिंह भड़क गए। This is a minister who has made you minister, who has made you minister. आपको नहीं, आपको पीछे। गिरिराज सिंह, this is not accepted. You are a central minister. You are behaving like this. You are behaving like this. What is this? Therefore, you can't accept. No. Why Giriraj Singh will pass the comment? Don't do this thing. Don't do this thing. फिर सदन में वो मौका आया जब मान मर्यादा के पाठ पढ़ाए जाने लगे। सांसद कुर्सियां छोड़कर खड़े हुए। स्पीकर ओम बिरला की समझाइश का भी कोई लाभ नहीं। पक्ष और विपक्ष दोनों के तीखे प्रहार। ये ऐसे नहीं बोल सकते अध्यक्ष जी, आप अवस्था दीजिए। ऐसे नहीं बोल सकते, ये संसदीय कार्य ऐसे नहीं बोल सकता, आप अवस्था दीजिए। अध्यक्ष जी, हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूं कि जब क्वेश्चन आवर चल रहा है और कोई आपने किसी सदस्य को अलाउ किया बोलने के लिए, वो क्वेश्चन ही पूछे ना। आपको मंत्री किसने बनाया? ये कौन होते हैं जी कहने वाले? और एक मिनट मैं व्यस्त हूँ। माननीय सदस्य, मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूँ, हमें ये प्रयास करना चाहिए कि प्रश्नकाल के अंदर कभी भी कोई विषय हो तो आपस में टिप्पणी करना बंद कर दें, व्यक्तिगत हो। नो प्लीज, आप ऑन रिकॉर्ड आप बोल रहे थे। एक मिनट मंत्री जी, एक मिनट प्लीज। माननीय सर, प्लीज कि आप बोलते समय शब्दों का चयन ठीक करें। आप ऑफिशियली बोल रहे हैं, नॉन ऑफिशियली कोई भी बोले, इधर से बोले उधर से बोले, उसकी टिप्पणी का कोई जवाब नहीं देना चाहिए। ये सदन में आप मानो, कल हम मानो कोई सदस्य बोला आसन पे, ऑफिशियली बोला, मैंने कोई टिप्पणी नहीं की। इसलिए अनऑफिशियली टिप्पणी का जवाब देना छोड़ दें। आप भी छोड़ दें, आप भी छोड़ दें। किसको ज्ञान देना आप मत समझाओ, ज्ञान देने का हम। चलो बैठिए। में वक्त हो रहा था 12:07। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने गृह मंत्री अमित शाह की ओर से तब द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 यानी अप्रवासन और विदेशी विधेयक को पेश किया। आगे बढ़े उसके पहले जानते हैं कि ये नया बिल क्या है। इसका पूरा नाम द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025। ये नया विधेयक देश की आजादी के पहले के 3 कानूनों की जगह लेगा। द पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920, द रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939 एंड द फॉरेनर्स एक्ट 1946। प्रावधान क्या है? ये कानून इमिग्रेशन अधिकारियों को बिना किसी वारंट अरेस्ट करने का हक देगा। भारत में आने वाले तमाम विदेशी नागरिकों का रजिस्ट्रेशन हो, ये सुनिश्चित करेगा। नए कानून के तहत यदि कोई विदेशी व्यक्ति देश की सुरक्षा के खतरे का संकेत देता है तो ऐसे व्यक्ति को भारत में घुसने या देश में रुकने की इजाजत नहीं दी जाएगी। देश में आने वाले व्यक्तियों की मूवमेंट को प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। उनके नाम बदलने और प्रोटेक्टेड एरिया में एंट्री को भी रोका जा सकता है। देश में आने वाले व्यक्तियों को अपना बायोमेट्रिक डेटा भी देना होगा। शिक्षण संस्थान, अस्पताल, नर्सिंग होम इमिग्रेशन अफसरों को विदेशी व्यक्तियों के बारे में जानकारी शेयर करनी होगी। भारत में बिना पासपोर्ट या वीज़ा के एंट्री लेने पर 5 साल की जेल और 5 लाख का जुर्माना भरना पड़ सकता है। गलत दस्तावेजों के आधार पर भारत में एंट्री लेने, रुकने या भारत से बाहर जाने पर 3 साल की जेल और 3 लाख का जुर्माना देना पड़ सकता है। वीज़ा के नियमों का उल्लंघन करने पर भी 3 साल की जेल और 3 लाख का जुर्माना देना पड़ सकता है। यदि कोई ट्रांसपोर्ट करियर बिना ज़रूरी कागजात लिए किसी व्यक्ति को देश में लेकर आता है ऐसा कैरियर, तो उस पर 5 लाख का जुर्माना लगेगा। जुर्माना न दे पाने की सूरत में ट्रांसपोर्ट व्हीकल को भी जब्त किया जा सकता है।
इसके अलावा नियम तोड़ने वालों को देश से डिपोर्ट भी किया जाएगा। अगर एयर इंडिया के प्लेन से डिपोर्ट होंगे तो कभी सीट टूटी मिलेगी तो कभी टॉयलेट जाम भी मिल सकता है, यानी दिक्कतें और भी बढ़ जाएंगी। ये बिल में नहीं था, व्यवहार में था तो बता दिया। बिल की बात हो गई, जैसे ही ये पेश हुआ विपक्ष की ओर से विरोध भी शुरू हुआ। जब भी इस सदन में कोई भी विधेयक लाया जाता है वो विधेयक संविधान के तो अनुसार होना चाहिए। मैं तो सिर्फ उन चीजों का उल्लेख कर रहा हूं जो संविधान की पालना नहीं कर रही है। मेरा ये कहना है कि मनीष तिवारी जी ओके, उन्होंने विधायी क्षमता पर सवाल उठाया, आपने उठाए हैं, बिल्कुल नहीं, विधायी क्षमता पे सवाल उठाने का रूल है, पर वो रूल्स के तहत नहीं बोले। यूं बोलो। और उन्होंने कहा है कि आप प्रवास और विदेशी विधेयक 2025 सदन की क्षमता के अंतर्गत नहीं आता है। मैं कर रहा हूं, उन्होंने उठाया सवाल सर, और तब मैं जवाब दे रहा हूं, बिल्कुल क्षमता के अंतर्गत है। भारत के इस सम्मानित सदन की क्षमता पर, अधिकार पर और कोई शंका और कोई सवाल नहीं केंद्रीय सूची में आता है, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। वही मैं आगे बोल रहा हूं। फिर शुरू हुआ शून्यकाल, जिसमें सवाल जवाब और भी तीखे होते हैं। चर्चा थी कि इसमें गृह मंत्री अमित शाह खुद आएंगे, क्योंकि जिक्र मणिपुर के बजट का होना था। हम जानते हैं मणिपुर में राष्ट्रपति शासन है, यानी केंद्र वहां पर अभी सरकार चला रहा है। ऐसे में केंद्र की जिम्मेदारी है मणिपुर का बजट प्रस्तुत करने की, जो कि निर्मला सीतारामन ने अपने बजट में बताया भी था, प्रस्तुत भी किया था। इस पर चर्चा शुरू हुई। सबसे पहले असम की जोरहाट सीट से कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने सदन में पीएम मोदी की गैर मौजूदगी का सवाल उठाया और मणिपुर को लेकर सवाल भी पूछा। फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन से उनकी बहस हुई और बात माफी तक पहुंच गई। सर, ये बार बार अगर ऐसे सदन चलेगा सर, ये ऐसे सदन चलेगा सर। पूरा सरकार आज सिर्फ हेडलाइंस को कैसे नियंत्रित करे उस पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। पूरा सरकार भाषणों पे ज्यादा निर्भर है। पूरा सरकार चाहता है कि पूरा देश उनके भाषणों, उनके इवेंट मैनेजमेंट, उनके हेडलाइंस पे ध्यान दे और वास्तविक जो स्थिति है उस पे उनका ध्यान न जाए। ये हमारे देश के लिए बहुत ही संवेदनशील मामला है और मैं चाहूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद 2023 के नो कॉन्फिडेंस अविश्वास प्रस्ताव में स्वयं कहा कि शांति निकट है, मणिपुर में शांति आने ही वाली है, तो पहले प्रधानमंत्री हमको बताए कि राष्ट्रपति शासन लागू क्यों हुआ, और प्रधानमंत्री हमको बताए कि वो आज तक मणिपुर क्यों नहीं गए। बंदूक के दम पर उत्तर पूर्वांचल में शांति नहीं आएगी सर। बंदूक के दम पर, पुलिस पेट्रोलिंग के दम पर मणिपुर में शांति नहीं आएगी। अगर वास्तविक में शांति चाहिए तो मणिपुर के लोगों को बोलने दो। वास्तविक में शांति चाहिए तो मणिपुर के लोगों को सुनने का धैर्य आपके पास होना चाहिए। ये हाउस रूल एंड रेगुलेशन से चलेगा, चिल्लाने से नहीं होगा सर। कांग्रेस वाले चिल्लाकर मुंह बंद नहीं कर सकते, ये रूल कहता है। हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, मैं आपको एड्रेस कर रहा हूं, आप भी मुझे देख रहे हैं, आप भी मुझे सुन रहे हैं, लेकिन आज तय करना चाहिए कि अध्यक्ष महोदय आप है या अध्यक्ष महोदय निशिकांत दुबे। जब हम वर्तमान प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं तो बार बार पूर्व प्रधानमंत्री पे ये लोग अपमानजनक शब्द क्यों करते हैं और उनके बातें रिकॉर्ड पे क्यों आते हैं, इसका भी आप बाद में सोचिए सर। A leading member of the opposition party say that they सम्मान करते हैं प्रधानमंत्री जी को, and quickly to add, when Treasury talks about previous prime ministers, they speak not in सम्मानजनक language. How many times has the prime minister been abused in this house by them? And how many times he was not even allowed to speak in the house? I request the finance minister to read the speech of the prime minister during the last session. His entire speech was abusing former prime ministers. यही आपका स्ट्रेटेजी है। इनर मणिपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के सांसद अगोमचा बिमल अकोईजाम का जिक्र भी अब जरूरी है, जिन्होंने कहा मणिपुर के बजट पर चर्चा संसद में नहीं बल्कि राज्य की विधानसभा में होनी चाहिए थी। This budget
should have been discussed on the floor of the State Assembly. The fact that it has been brought to the Parliament House tells you about the anomaly. This is not a regular thing that the state budget is discussed on the floor of the House here. But there is a story about why this budget is here and what does this budget speaks of. First of all, it speaks of the exclusions and the contemptuous nature in which the present government has dealt with the state of Manipur. अब लोकसभा से रुक करते हैं राज्यसभा का। कार्रवाई 11 बजे शुरू हुई। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेता सदन और मंत्रियों की गैरमौजूदगी को लेकर सवाल उठाए। रूल्स ऑफ प्रोसीजर का अपोजिशन लीडर को और सारे मेंबर्स को एक ट्रेनिंग देना चाहिए, उन्होंने कल कहा। मैं पूछता हूं उनको, आप क्यों ट्रेनिंग नहीं लेते और आपके लोग टाइम पे नहीं आते और मंत्रीगण भी नहीं आते? ये शर्म की बात है। ऑनरेबल आज भी वोटर लिस्ट, परिसीमन यानी डिलिमिटेशन और त्रिभाषा नीति पर चर्चा की मांग को उपसभापति हरिवंश ने ठुकरा दिया। फिर शुरू हुआ विपक्ष का विरोध और सदन में ये दृश्य जन्मे। माननीय प्रभु जी, नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, मुझे पूरा कर लेने दीजिए पहले। हंगामा क्रमशः बढ़ता गया। उपसभापति विपक्ष को समझाने के लिए कुर्सी से भी उठे पर कोई असर नहीं। लिहाजा 12 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित हुई। सांसद फिर से जमे 12 बजे। नेता प्रतिपक्ष ने फिर से अपनी बात दोहराई। पूछा, केंद्रीय मंत्रीगण संसद में क्यों नहीं? बोलते बोलते बात ठोकने तक चली आई। नेता सदन और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा वहां मौजूद थे। नेता प्रतिपक्ष के बोल सुनते ही नाराज हुए और ये कहा, सुबह में एजुकेशन मिनिस्टर आए नहीं थे। प्लीज सुनिए बोलने दीजिए, विषय पे हम लोग साहब जी क्या डिक्टेटरशिप हो गया? मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, को अनुरोध कर रहा हूँ, माननीय दिग्विजय जी को बोलना है। नहीं, मेरा बोलना है, हम बोलने के लिए तैयार भी किए हैं और आपको क्या क्या ठोकना है ठीक से ठोकेंगे। लेकिन सर, आप बहस आपस में करेंगे। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप बातचीत में आप बड़े अनुभवी हैं, आपसे लोग सीखेंगे। उनको ठोकेंगे, सरकार को ठोकेंगे, सरकार को ठोकेंगे। दुख की बात है कि आपने अभी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, जो इतने तजुर्बेकार, लंबे समय तक जिन्होंने संसदीय कार्य के रूप में प्रदेश में भी और पार्लियामेंट में भी, लोकसभा में भी और राज्यसभा में जिन्होंने नेतृत्व भी किया और सदस्य के रूप में भी काम किया, अभी जो उन्होंने भाषा का उपयोग किया और चेयर पर एक्सपर्शन किया है, यह अति निंदनीय है, अति निंदनीय है। दिस इज कंडेमनेबल, दिस इज टू बी कंडेम्ड बाय वन एंड ऑल, इंक्लूडिंग द एलओपी। ही शुड कंडेम एंड ही शुड अपोलोजाइज। जो शब्द का उपयोग किया है चेयर के प्रति, जो द वर्ड एंड द लैंग्वेज यूज्ड अगेंस्ट द चेयर, इट इज अनपार्डनेबल। वो अस्वीकार्य है और वो माफी योग्य नहीं है। फिर भी एलओपी को माफी मांगनी चाहिए और बताना चाहिए, अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए, नहीं तो उसको एक्सपंज करना चाहिए। काफी चाहता हूं, मैं कभी आपके लिए नहीं बोला, मैं सरकार के पॉलिसी को हम ठोकेंगे ये कहा। माफ करना, अगर आपको मेरे बातों से अगर ठोस लगी है तो मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैं सरकार से नहीं। अरे सुनो, बार बार क्या पुकारते? सम्माननीय खड़गे जी ने अपने वक्तव्य को, उन्होंने चेयर से माफी मांगी है। ये उनका एक सांसद के रूप में और एक वरिष्ठ नेता के रूप में ये जेस्चर जो है ये सराहनीय है। लेकिन उन्होंने जो सरकार के बारे में भी जो शब्दावली बोली है वह भी निंदनीय है और वह भी कार्रवाई से एक्सपंज होना चाहिए। संसद में भी आज औरंगजेब का जिक्र चला। सुनिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा को। इतिहास के साथ भी छेड़छाड़ आप कर रहे हैं। आजकल बड़ी चर्चा औरंगजेब की पूरे देश में चल रही है। मैं चाहता हूं कि जितने भी मुगल क्रूर शासक हैं
उनके बारे में इस देश के अंदर पढ़ाया जाए। लेकिन इसके साथ साथ अंग्रेजों ने 200 साल तक हिंदुस्तान को गुलाम बना के रखा। जो लोग जलियांवाला बाग कांड के लिए जिम्मेदार हैं, जो क्रूर अंग्रेज शासक शहीद आजम भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाने के लिए शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु, शहीद अशफाकुल्लाह, शहीद राजेंद्र लहरी, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद खुदीराम बोस को फांसी पर चढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं, उन अंग्रेजों के क्रूरता के बारे में भी, उनके शासनकाल के बारे में भी इतिहास के अंदर आप पढ़ाइए। लेकिन जब आप उसको पढ़ाएंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी वो संस्था थी जिसने तिरंगे झंडे का विरोध किया, कौन सी वो संस्था थी जिन्होंने अंग्रेजों की दलाली और गुलामी करने का काम किया, कौन सी वो संस्था थी जिसके नेता ने अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखा था 1942 के आंदोलन में कि इस आंदोलन को कुचल देना चाहिए। पढ़ाना चाहिए इतिहास, इस देश के नौजवानों को यह इतिहास पढ़ाना चाहिए कि कौन से वो नेता थे जिन लोगों ने क्रांतिकारियों का विरोध करके और उस जमाने में मुस्लिम लीग के साथ 3 राज्यों में सरकार बनाने का अपराध किया था। कि मैं ऐसी हिंदी कैसे बोलूं जिसमें उर्दू ना हो, और ऐसी उर्दू कहां से लाऊं जिसमें हिंदी ना हो। तो भाषाओं का जो मसला है, जो मानस में रचा बसा है, इन दिनों कई चीजें चल रही हैं। हम तो संगम लिटरेचर पढ़ के बड़े हुए, इतिहास में पढ़ा, तमिल रिचनेस, संगम लिटरेचर पढ़ा। भाषा के विवाद में 60 में हमने बहुत कुछ गवा दिया। ये मुल्क साझा और बराबर की साइज की ईंटों से बना है। किसी ईंट की साइज को बड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे, इमारत गिर जाएगी। सर, इतिहास के बासी पन्नों में जा करके अगर हम आज की चुनौतियों में पर्दा डालने की कोशिश करेंगे, उन बासी पन्नों के नायक और खलनायक आपकी चुनौतियों में आपकी मदद नहीं करेंगे। अद्भुत विसंगति है, अद्भुत विसंगति है कि औरंगजेब पे टिप्पणी तो सदन से बाहर और महात्मा गांधी के हत्यारों का महिमा मंडन तो सदन के अंदर। संसद की कार्रवाई के बारे में आपकी और भी दिलचस्पी हो तो हमारा पार्लियामेंट्री अफेयर्स से जुड़ा बुलेटिन संसद में आज जरूर देखें। बड़ी खबर में आज के लिए इतना ही। अब सुर्खियों की बारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मार्च को 2 दिन के दौरे पर मॉरिशस पहुंचे। एयरपोर्ट पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इंडियन आर्मी की एक टुकड़ी, नौसेना का एक वॉरशिप और एयरफोर्स की आकाश गंगा स्काई डाइविंग टीम भी मॉरिशस के इस राष्ट्रीय समारोह में हिस्सा लेगी। इसके बाद दोनों देशों की द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। पीएम के स्वागत में मॉरिशस की महिलाओं ने पारंपरिक गीत गवई गाया। मॉरिशस पहुंचने की जानकारी प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट करके भी दी। लिखा, मॉरिशस में यादगार स्वागत भइल। मॉरिशस दौरे पर प्रधानमंत्री क्या करने वाले हैं, इसकी जानकारी विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने दी। उनकी कही बातें मुख्य बिंदुओं में समझिए। पहली बात, दोनों देशों के बीच साझेदारी का मुख्य उद्देश्य समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना है। दोनों देश हिंद महासागर के रणनीतिक महत्व को पहचानते हैं। दूसरी, यात्रा में भारत और मॉरिशस के बीच व्हाइट शिपिंग जानकारी साझा करने को लेकर MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दस्तखत इस पर हो सकते हैं। व्हाइट शिपिंग के अंतर्गत कमर्शियल गैर सैन्य जहाज़ों की पहचान और आवाजाही के बारे में सूचना का आदान प्रदान किया जाता है। इसके अलावा पीएम के दौरे में 20 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन हो सकता है जिनको भारत ने फंड किया है। ग्लोबल ट्रेड और अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव समेत कई मुद्दों पर बात भी होगी। डिफेंस, ट्रेड, कैपेसिटी बिल्डिंग और समुद्री सुरक्षा में सहयोग पर भी चर्चा होगी। दूसरी सुर्खी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक नया और बड़ा खतरा सामने आया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई ने कहा, न्यायपालिका से जुड़े लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते समय खास सतर्कता रखनी चाहिए, क्योंकि यही AI कुछ केसेस को फेक साइटेशन भी दे सकता है, यानी गलत संदर्भ दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कीनिया के कार्यक्रम में जस्टिस गवई ने ये बातें कही। खास बातें बिंदुवार समझते हैं। न्यायिक या प्रशासनिक दबाव को कम करने के लिए बेशक AI मददगार हो सकता है। केसेस की लिस्टिंग में भी इसकी मदद ले सकते हैं। AI का इस्तेमाल इस तरह हो कि केस की लिस्टिंग का काम ऑटोमेटिक हो जाए। ऑटोमेटेड केस शेड्यूलिंग सिस्टम बनना चाहिए। ऐसा सिस्टम हो जो जजों को केस असाइन ही करे, उनका वर्कलोड और उनकी विशेषज्ञता देखकर। लेकिन लीगल रिसर्च में AI का इस्तेमाल कतई नहीं होना चाहिए। इस आखिरी बिंदु को समझाते हुए जस्टिस गवई ने कहा,
लीगल रिसर्च में एआई के इस्तेमाल के कई खतरे हैं। मेरी जानकारी में ऐसे मामले हैं जहां चैट जीपीटी ने केसेस के फेक साइटेशंस जनरेट किए या किसी पक्ष विशेष की सुविधानुसार फैक्ट से छेड़छाड़ की, क्योंकि एआई के पास मानवीय समझ का अभाव है। जस्टिस गवई का तात्पर्य नीडछीर विवेक से था कि एआई के पास इसकी कमी है, तो वे कई बार तथ्यों को बहुत लीनियर ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं। ललन टॉप ने जब युवाल नोआ हरारी से बात की थी तब उन्होंने भी एआई को लेकर ऐसे ही खतरों से आगाह किया था। Because the threat is closer, as you gave example that from amoeba to dinosaur, it took some time. It took billions of years. Billions of years. Some time in the history of universe. Yeah. But this transformation will not take that much time. Just a few years or a few decades, like the AI we know today is like the amoeba. It's still very, very primitive. You know, the whole AI revolution is maybe 10 years old, but AI will continue to develop for thousands of years, for millions of years. And it is much faster than the process of organic evolution. It took billions of years from the tiny amoeba to get to the dinosaur. Maybe it takes GPT-4 or ChatGPT is like the amoeba of the AI world. Maybe it takes only 20 years until we have the AI dinosaurs. तीसरी सुर्खी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से जुड़ी है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व सीएम केजरीवाल को झटका देते हुए होर्डिंग लगाने के लिए कथित तौर पर पब्लिक मनी के दुरुपयोग के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। आज तक से जुड़े संजय शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक होली का त्यौहार बीतने के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है। दरअसल 2019 में कोर्ट में दाखिल एक शिकायत में कहा गया केजरीवाल, पूर्व विधायक गुलाब सिंह और द्वारका की पार्षद नितिका शर्मा ने विभिन्न जगहों पर बड़े आकार के होर्डिंग जानबूझकर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग कर लगाए। इसके बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने सितंबर 2022 में शिकायत को खारिज किया। मामला ऊंची बेंच यानी सत्र न्यायाधीश के सामने गया। उन्होंने मजिस्ट्रेट की अदालत में वापस भेजा और कहा नए सिरे से सुनवाई करें, जिसके बाद ये आदेश आया। चौथी सुर्खी भी दिल्ली से जुड़ी है, जिसे दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी का खिताब मिला है। ये स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर ने दिया। दुनिया के प्रदूषित शहरों की साल 2024 की रिपोर्ट छापी। पता चला कि दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 शहर भारत के हैं। इस लिस्ट में मेघालय का बर्निहाट टॉप पर है। दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी की कैटेगरी में टॉप पर है। बाकी शहरों की लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि दिल्ली के आसपास के शहरों का भी बुरा हाल है। इस रिपोर्ट में PM 2.5 पर भी बात की गई। PM 2.5 यानी हवा में धूल के छोटे छोटे कण जो फेफड़ों में जाकर जम जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 35% शहरों में इस PM 2.5 का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के बताए लेवल से 10 गुना ज़्यादा है। इसके चलते भारत में लोगों की सेहत खतरे में है और उनकी उम्र 5 से 5.5 साल घट रही है खराब हवा में सांस लेने की वजह से। कई लोगों ने खबर में एक संतोष का एंगल जोड़ लिया। हमने आपको बताया कि दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में भारत 5वें नंबर पर है, तो संतोष किस बात का। 2023 की रिपोर्ट में हम 3रे नंबर पर थे, 2 स्थान नीचे आए हैं, यानी ज़्यादा प्रदूषण से कुछ कम प्रदूषण की तरफ उस ज़्यादा के मुकाबले। लेकिन स्थिति भयावह है, और ये इसलिए भी भयावह है क्योंकि ये हमारे और आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है। जिस दिन ये सबसे बड़ा मुद्दा बन जाएगा, इस पर त्वरित और दूरगामी दोनों कार्रवाइयां होने लगेंगी। आज का ललन टॉप शो यहीं पर समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। बिक्की जॉन प्यार का भूखा, काऊ के धन दौलत का नाव। अंधेरा मुझे प्रिय है, मुझे अंधेरे की औलादों से क्या नफरत होगा। फिर अपनी आजा गुफाओं में आप मेरा फेवरेट गाना है बस। आजा गुफाओं में अभी ना एक AI से बनेगा ताऊ जो एक अंधेरी गुफा के सामने खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं आइए।